तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन मिनट की जो फर्स्ट वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो एक टॉपिक से कर रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी आप फ्लक्स को डिफाइन करते हो तो फ्लक्स सिंपली डिनोट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो यहाँ पर जो भी फील्ड लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ डेट मीन्स मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को नॉर्मली पास करेगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी कोई ऐसा एरिया बना दूँ जैसे कि एक सरफेस एरिया रेक्टेंगल, आप इसको समझ सकते हो। मान लो यहाँ पर फील्ड लाइंस इस तरह से एंटर हो रही है, ये जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर ये डिनोट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कि शायद यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है जो कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकती है। तो कितनी फील्ड लाइंस इसको नॉर्मली पास कर रही है, ये बेसिकली हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम फाई से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए मैं छोटा सा यहाँ पर क्या डेनोशन दे देता हूँ ई का। अब मुझे साफ पता लग रहा है कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता हूँ तो डेट मीन्स मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ा दूंगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ जाता है तो ज़्यादा फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करने लग जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ आ रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। दूसरी चीज़, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया के भी, क्योंकि अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर दूं और एरिया को डिक्रीज कर दूं, एरिया को इतना ले लूं, तो अब मैं ये देख पा रहा हूं कि एरिया डिक्रीज करने से अब पहले के कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही है, तो एरिया को चेंज करने से भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस तरह से मुझे समझ आ रहा है कि फ्लक्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पर। इनको अगर मैं कम या ज़्यादा करूँगा तो उससे डायरेक्ट मेरा फ्लक्स भी कम या ज़्यादा होगा। अब एक छोटी सी बात और समझने वाली है बच्चों यहाँ पर, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट कर दूँ और एरिया भी कांस्टेंट कर दूँ तो क्या तब भी फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है? तो आंसर है यस, चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है इसको समझते हैं ज़रा। अब मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है जैसे पहले था, इस बार कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस बार जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लो वो इस तरह से ओरिएंटेड है, यानी कि वो कंडीशन है कि इसमें सारी की सारी फील्ड लाइंस अभी पास कर रही है। बट अगर मैं एरिया को भी फिक्स कर दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फिक्स कर दूं और चेंज क्या कर दूं, सिर्फ एरिया की प्लेसमेंट, अगर मैं एरिया को इस तरह से नीचे की तरफ झुकाना स्टार्ट कर दूं इस एंड को फिक्स करके, तो मुझे ये समझ आएगा कि धीरे धीरे जो फील्ड लाइंस है वो मिस होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये एरिया बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा तो एक भी फील्ड लाइंस इसमें से नॉर्मली नहीं पास कर रही होगी। तो यानी कि जो फाई है वो एक थीटा एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि प्लेसमेंट का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो अब मुझे ये चीज़ समझनी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कोई थीटा एंगल देखना है तो ये दो बातें हो सकती है, या तो मुझे कोई क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है या फिर मुझे डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। अब मुझे एक बात ये भी क्लियर होनी चाहिए कि जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो आप सभी जानते हो कि कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट से हमको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिल सकती, तो मुझे जाना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट की तरफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि डॉट प्रोडक्ट में दोनों क्वांटिटीज ही वेक्टर होनी चाहिए, लेकिन हम एरिया को वेक्टर क्यों लेंगे यहाँ पर? क्योंकि एरिया को यहाँ पर वेक्टर लूँगा तभी मैं फ्लक्स के कंसेप्ट को समझ सकता हूँ। फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए एरिया को हम वेक्टर मान लेते हैं, और क्योंकि एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो प्लेसमेंट है, अगर मैं एरिया का एंगल चेंज करता हूँ, अगर मैं एरिया का एंगल चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो उससे मेरा फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैं एरिया को एज अ वेक्टर लूँगा। और मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर एरिया इस तरह से है, मान लो सरफेस एरिया इस तरह से है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाएगा। अगर एरिया इस तरह से है तो एरिया वेक्टर ऐसे लिया जाएगा। अब यही रीज़न है, अब ध्यान से देखना इस बात को, यही रीज़न है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको यहाँ पर मैं दोबारा से बनाकर दिखाता हूँ, यही रीज़न है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस को इस तरह से क्रॉस कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप समझ पा रहे हो कि आई कैप में है, तो अगर यहाँ से मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँगा तो इसकी डायरेक्शन क्या लॉन्ग आ जाएगा। और ये देखो इन दोनों के बीच में जो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर में डिफाइन करने वाला हूँ, ये क्या बन जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री। और इस केस में बोलूँगा कि जो फ्लक्स है वो क्या है, मैक्सिमम, राइट। और जब हमने इसको सरफेस एरिया को इस तरह से नीचे की तरफ लिटा दिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सामने की तरफ है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। और यही रीज़न था कि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0।
राइट। फ्लक्स जीरो क्यों गया, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, कोस 90 डिग्री, और आप जानते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो 90 डिग्री वाले केस में कोस 90 में क्या हो जाता है, जीरो। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ मैं कि जब भी फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आए तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये इनकमिंग फ्लक्स है, और जब भी फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आप बोलोगे ये आउटगोइंग फ्लक्स है। और एक्चुअल में अगर आप देखो किसी भी सरफेस में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रॉस कर रहा होगा तो जितना इनकमिंग फ्लक्स है, यानी कि ये वाला फ्लक्स बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही क्या होगा, आउटगोइंग फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल्व करके मिलेगा प्लस ई ए, यहाँ पर मिलेगा माइनस ई ए। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी।